आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ दीक्षा पांडे। गणतंत्र दिवस के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमन उन हाथों को जो बर्फीली चोटियों पर तिरंगा थामे रहते हैं, नमन उन सिरों को जो वतन की खातिर गोलियां हंसकर सहते हैं। सेना के गौरवशाली अधिकारियों, वीर सैनिकों और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आप जब हमें अपने घरों में तिरंगा फहराकर खुशियां मना रहे हैं तो याद रखिए कि सरहद पर कोई जाग रहा है ताकि हम चैन की नींद सो सके। आज 26 जनवरी का ये सवेरा सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उन जांबाज सैनिकों की शौर्य गाथाओं का दस्तावेज है जिन्होंने अपने खून से इस मिट्टी का तिलक किया है। आज का यह विशेष मंच शौर्य गाथा समर्पित है हमारे देश के उन असली हीरोज को जिनके कंधों पर भारत का भविष्य सुरक्षित है। आज हम सिर्फ भाषण नहीं देंगे, बल्कि उन वीर गाथाओं को महसूस करेंगे जो सियाचिन की ठंड से लेकर जैसलमेर की तपती रेत तक गूंजती हैं। आज हमारे बीच कुछ ऐसे वीर योद्धा भी मौजूद हैं जिन्होंने मौत को मात देकर तिरंगे की शान बढ़ाई है। आइए शब्दों और भावनाओं के माध्यम से हम अपने इन प्रहरियों को सलाम करते हैं। आइए शुरू करते हैं शौर्य और राष्ट्र प्रेम का यह सफर। एक बार पूरे जोश के साथ बोलिए, भारत माता की जय, जय हिंद। हमारे साथ आज ऐसे सेना के रिटायर्ड अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने अपने खून को न्यौछावर करके भी उन्होंने देश की रक्षा की है। इसके साथ ही आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं ये भी उनकी वजह से है। ये वो चेहरे हैं जो युद्ध में शामिल रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने शौर्य की धरती पर दुश्मनों को नाको चने चबवाया है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपनी छाती पर गोलियां भी झेली हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बावजूद वो लगातार भारत माता की जय का नाम लेते रहे। तो हम परिचय करा देते हैं आपको सभी उन गेस्ट का जो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं, और साथ ही इनकी कहानियां आज के युवाओं तक पहुंचनी चाहिए कि त्याग का असली मतलब क्या होता है। मेरी बाईं तरफ इस वक्त हैं ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। और मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। और हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर मौजूद है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम देश की युवाओं तक आपकी कहानियां जो हैं, शौर्य की ज़मीन से जो कहानियां उभरी हैं, आज हम उनको सुनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा तपेश सर आपसे है कि एक सैनिक के लिए फहराते तिरंगे का, या फिर यूं कह ले कि गणतंत्र दिवस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो मैं सभी भारतीयों को वर्ल्ड ओवर इस 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि हम इस गणतंत्र दिवस पर अपने कुछ वीर शहीदों को याद करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। देखिए दीक्षा जी, आपने जो बात कही तिरंगे की, तिरंगा ही हमारी शान है, एक देश की पहचान है, एक देश की हिम्मत है। आपके प्रोग्राम का नाम भी ताकत वतन की हमसे है, तो वो तिरंगा ही है वतन की पहचान। तो एक फौजी के लिए खासकर तो तिरंगे से बड़ा तो कुछ नहीं होता। हम किसी प्रेसिडेंट के लिए नहीं लड़ते, हम किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं लड़ते, हम किसी और चीज़ के नहीं लड़ते। हम सिर्फ अपने तिरंगे की शान को बचाने के लिए लड़ते हैं, अपनी बटालियन की शान को बचाने के लिए लड़ते हैं। तो ये तिरंगा हम सब भारतीयों के जीवन में, और खासकर हम सब फौजियों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस तिरंगे को इस रिपब्लिक डे पर मेरा बहुत बहुत सत सत नमन। कैप्टन श्याम कुमार, मेरा सवाल आपसे है कि एक फहराते तिरंगे को देखकर मन में क्या कुछ भाव आता है? धन्यवाद दीक्षा। जय हिंद सनवरुण। 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पूरे देश को, सारे दर्शकों को और आप सभी को, सेनाओं को। और मैं नमन करूंगा उन वीरों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी हमारे तिरंगे के लिए। तिरंगा जब फहराता है तो ऐसा लगता है मानो हमारा दिल बाग बाग हो रहा हो। शौर्य की गाथा, हमारी संप्रभुता, हमारी अखंडता का प्रतीक ये तिरंगा जब हमने फहराया था पहली बार, जब हमें आज़ादी मिली थी, और उसके कुछ दिनों बाद जब हमने अपने को गणतंत्र घोषित किया, तो उस समय भी जब ये झंडा फहराया गया था, जब हमारे प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने यह फहराया था, तब भी हमें वो कुर्बानियां याद रही थी, और आज भी हमें वो कुर्बानियां याद रहेंगी। क्योंकि हमारे देश के सैनिक और साथ में जो पूरा सपोर्ट सिस्टम, सबने मिलकर इस देश को आज इस आजादी के पथ को यहां तक विकसित किया है। और हर बार
हम 26 जनवरी को या 15 अगस्त को इस दिन को याद करते हैं, अपनी विकास की गति को तेज करते हैं, अपनी आत्मा को आवाज देते हैं, कुर्बानियों को समझते हुए, चाहे हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे हमारे देश के वीर सैनिक हो, इन दोनों का सहयोग और किसानों का जो कर्तव्य और ये विकास का जो पथ, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट, इन सब को लेके हम अपने तिरंगे को देखते हैं और ये सोचते हैं कि इसे इसी तरह से फहराते रहना है और आगे विकास की गति पे इसे कामयाब रखना है। देवनाथ सर, अक्सर हम कहते हैं कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस खुली हवा का मतलब मैं आज के युवाओं को चाहती हूं कि वो समझें, तो इसको आप कैसे समझाएंगे? खुली हवा का क्या मतलब होता है? दीक्षा, मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि 77 साल पहले जब हमारे देश को एक गणराज्य घोषित किया गया, पूरा देश हर्ष और उल्लास के माहौल में था। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको समझना पड़ेगा कि उनके प्रीवियस जनरेशन ने अपना पसीना, अपना खून और कई बार अपनी जान को देकर स्वतंत्रता को हासिल किया था। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ आज आपके मंच में खड़े होकर। दीक्षा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। युवा पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि आज वो जहाँ पर भी हैं, जब वो अपने माता पिता की तरफ देखते हैं, देश की तरफ देखते हैं, देश के झंडे को देखते हैं, तो उन्हें भी हर्ष उल्लास होना चाहिए और साथ में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि देश को वह आगे बढ़ाएंगे। जी दीक्षा। शरदेंदु सर, एक हमेशा हम त्याग की बात करते हैं कि सैनिक जो है वो त्याग करते हैं, लेकिन आज के युवाओं को इस त्याग का मतलब उस गहराई से नहीं पता जितनी गहराई से उन्हें पता होना चाहिए। शरदेंदु सर, आप क्या कहेंगे कि उस सैनिक के त्याग का क्या अर्थ होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं 77वें गणतंत्र दिवस में समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाई, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ये बहुत ही एक आज का दिवस ऐसा दिन है जो हमारे दिन में एक बार फिर से प्रेरित करता है कि हम अपने देश के आन बान शान के लिए हमेशा अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहें और युवाओं को एक संदेश देता है कि जिस मुकाम पे देश है इसको आप आगे ले जाएं और तरक्की रहे। और तमाम देखिए आज की डेट में चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को आप फेस करें, देश के इस तिरंगे को याद रखें। ये तिरंगा आपके ऑक्सीजन है, ये तिरंगा आपकी जान मान और सबकी रक्षा करता है। जिस स्थिति में देश है उस स्थिति से आप बेहतर की तरफ बढ़ें और आप जब भी कोई काम करें दिमाग में ये जरूर बसा के रखें कि जिस देश के लिए काम करें, इस तिरंगे के लिए काम कर रहे हैं, क्या ये हमारा स्टैंडर्ड है, क्या हमें इससे किस मुकाम पे ले जाना है। देखिए, हिंदुस्तान तरक्की की राह पे है, इस तरक्की की आगे गति क्या होगी ये आपके जोश और आपके उत्साह और आपके कमिटमेंट पे डिपेंड करता है। तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा देखिए एक मोटिवेशन फैक्टर है। आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसे समय में आप इस की गति में आगे योगदान देंगे जबकि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जीडीपी है बढ़ रही है, तमाम तरीके से आज की डेट में जो देश है तरक्की की राह पे चल रहा है। इसमें अब आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? आपका कंट्रीब्यूशन होगा कि इसको मेंटेन करें, इसको आप और आगे ले जाएं और आप पूरी तरीके से देश के हित में, देश के संगठन में, देश को प्रगतिशील बनाने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड रहें। 26 जनवरी का दिन वो दिन है जब आप फिर से अपने आप को देश के लिए न्यौछावर करते हैं, देश के लिए कमिटमेंट देते हैं और साथ में इस तरीके की भावना आपके अंदर जागृत होती है कि आपको एक मोटिवेशन का काम मिलता है। तो लिहाजा इसको आप इसकी सेंसिटिविटी को समझिए। युवाओं को आज की डेट में उन तमाम लोगों के कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट करना पड़ेगा और एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान इसी तरक्की की राह पे चलता रहे और विश्व में एक वो मकाम हासिल करे जिसके लिए तमाम देशवासियों ने एक सपना देखा हुआ था। यह सपना साकार करने का समय है। एक्शन करिए, सोच अच्छे अच्छे दिवा स्वप्न में अपने आप को देख के उसको कार्यान्वित करिए, तभी ये देश देखिए तरक्की करेगा और लोगों के एस्पिरेशन को मीट करने का समय आ गया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज की डेट में आप रीडेडिकेट करिए और नेशन बिल्डिंग में पूरे तरीके से जुड़ जाइए। ये आपके लिए ऑक्सीजन है, ये आपका मोटिवेशन है। आज जब हमारा तिरंगा बेहद शान, मान और बड़े गर्व से फहरा रहा है तो उसके पीछे की त्याग की कहानियां भी हमारे देश तक पहुंचनी चाहिए और आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हमारे वीर जवान कैसा त्याग करके वो हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका देते हैं। तपेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, वॉर लैंड से किस तरह की तस्वीरें होती हैं या फिर आप अपने किसी ऑपरेशन की कहानी ज़रूर हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ।
देखिए, तस्वीरें तो बहुत खतरनाक होती हैं। ये तो बहुत लोगों ने मूवीज़ में देखा है। हमारे वॉर्स पे बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं और उसमें जो सिनेरियो होता है, मेरे ख्याल से वॉर जो होता है वो उससे और ज़्यादा खतरनाक ही होता है। जी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वॉर जैसे भी हों, जिन्होंने भी लड़े, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने तिरंगे के लिए खून बहाया, आज का जो दिन है वो उन सब लोगों से कुछ सीख लेने का है। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली दीक्षा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि असली आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिली, जब हम रिपब्लिक बने। क्योंकि रिपब्लिक से क्या हुआ, आज़ादी मिली हमें अपने अभिव्यक्ति की, खाने पीने की, सोने की, घूमने की, हर जगह जाने की और वोट डालने की। तो जब ये असली, और ये आज़ादी कोई सस्ती चीज नहीं है। इस आज़ादी के लिए कितने वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितनी माताओं की कोख सूनी हो गई, कितने सिंदूर उजड़ गए, कितनी बहनें अपने हाथ में राखी लेके भाइयों की कलाइयों पे बांधने का इंतजार करती रह गईं। तब जब जाके हमें ये आज़ादी मिली। आज की डेट में ये जो दिन है, ये सिर्फ कुछ कल्चरल प्रोग्राम करके लड्डू खा के घर जाने का नहीं है। ये उन वीरों को नमन करने का है और उन वीरों से कुछ सीख लेने का है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने पास्ट में जिन्होंने भी ये लड़ाइयां लड़ी, और उन खाली पिक्चर देख के ताली बजाने का समय नहीं है, उनके जीवन से कुछ सीख लेके और इस देश को आगे बढ़ाने का समय है। जी बिल्कुल, आज का दिन सिर्फ परेड का नहीं है, सिर्फ झंडा फहराने का नहीं है, बल्कि उन जख्मों को याद करने का दिन है जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। शरदेंदु सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ अपना युद्ध क्षेत्र से अपना कोई किस्सा आप बताएं, जब आप किसी ऑपरेशन में शामिल रहे हों और दुश्मनों से आपका आमना सामना हुआ हो। देखिए, कई ऐसे इंसिडेंसेस आए कि जब आप 36 साल 38 साल फौज में नौकरी करते हैं तो आपका हर 2 साल के बाद आपकी फील्ड एरिया पोस्टिंग होती है। तमाम ऐसे इनकाउंटर होते हैं जिसमें ये बड़ा ही थोड़ा सा मार्जिन होता है, बुलेट लेफ्ट से निकली, राइट से निकली, आप खुशकिस्मत थे कि आपको नहीं लगे। तमाम ऐसे इंसिडेंसेस हैं, चाहे वो इंसर्जेंसी से रिलेटेड हो, चाहे ऑपरेशन से रिलेटेड हो। मैं आपको एक इंसिडेंट नरेट करना चाहूंगा। जब मैं ऑप मेघदूत में था, ऑप मेघदूत यानी सियाचिन ग्लेशियर में 1988 में, उस समय उतनी सारी सुविधाएं, उतने ज्यादा लॉजिस्टिक का बैकअप नहीं था। हम लोग बड़े विषम परिस्थितियों में रहते थे और ये नहीं पता होता था कि अगले दिन के सुबह हम देखेंगे कि नहीं। जेब में नाइफ लेके सोते थे और जो टेंट आर्टिक था, जब उस पर बर्फ गिरती थी तो हम उसको फाड़ के निकलने की कोशिश में लगे रहते थे। तो इस तरीके का माहौल था और साथ में दुश्मन की फायरिंग, दुश्मनों का एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन। एक बार हम लोग को आदेश मिला कि एक डिफरेंट पोस्ट से जाके हमें कुछ मूवमेंट ऑब्जर्व करना है, चाहे पाकिस्तान का उस समय उनके लॉजिस्टिक बेस होते थे, और उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो जब हम लोग उस बेस पे जा रहे थे, एक छोटी सी टुकड़ी उसमें नियुक्त की गई जिसमें मैं फायर कंट्रोलिंग ऑफिसर का काम कर रहा था और फायर को वहां पे डायरेक्ट करना था। तो चलने का तरीकन 8-10 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में जाना था, वो भी सियाचिन ग्लेशियर में, जहां पे आप 5 कदम लेते हैं तो आपकी सांस उखड़ती है। उसमें एक लंबा रास्ता हम लोग को तय करना था। हमारी टीम चली, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से थोड़ी थोड़ी देर पे रश करना पड़ता था। लेकिन रात के 2 बजे एक ऐसा मोमेंट आया कि एक इतना स्टीप क्लिफ था जिससे हमें रस्से की मदद से नीचे उतरना था। और जब हम रस्से की मदद से नीचे उतरते थे तो उस रस्से के आसपास एनिमी का फिक्स लाइन था जिस पे वो फायरिंग किया करते थे। हम उस रस्से से उतरे और जब रस्से से उतरे तो हमारी जो टीम थी थोड़ा आगे गई और उसी के बीच में एक क्रेवस था। क्रेवस के अंदर मैं गया और फिर मेरे को मेरी रेस्क्यू टीम ने उतारा, निकाला। उसके बाद हम एक डेजिग्नेटेड पोस्ट पे गए जहां से हमने उस एरिया को ऑब्जर्व किया और हमने कंटिन्यूअस फायरिंग जारी रखा। काफी डिस्ट्रक्शन हुआ एनिमी के लॉजिस्टिक्स इलाके का और उस दौरान तमाम तरीके की फायरिंग हुई। हमने उस समय फील किया एक बुलेट बाएं से गई, एक दाएं से गई, जू 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 आवाज आई और हम लोग खुशकिस्मत थे कि हमारी टीम उस समय पूरी सही सलामत थी। हमने उस ऑपरेशन को कंप्लीट किया। वो तकरीबन सुबह के 3:30 या 4 बजे हमने इस तरीके का फायरिंग किया था, उसके लॉजिस्टिक बेस को डिस्ट्रॉय किया और फिर नेक्स्ट नाइट को हमने वहां से एक्सिक्यूट किया। तो 2 बार लगातार हमें इंटेंस फायरिंग का सामना करना पड़ा। एक उस समय जब हम रस्सी बांध के नीचे उतर के जाके दूसरी पोस्ट पे जा रहे थे और दूसरा जहां से हम अपनी फायरिंग कंडक्ट कर रहे थे। बड़ा क्लोज इनकाउंटर था। हमने अपने सारे जो ऑपरेटर्स थे उनको पीछे रखा हुआ था और एक ऑपरेटर के साथ मैं आगे गया, छुपाव की जगह से हमने फायरिंग कराया, डिस्ट्रॉय किया और वापस आया। तो एक ऐसा मुकाम था जहां पे बहुत ही सूक्ष्म गैप था। कोई भी हादसा किसी भी तरीके से कोई कैजुअलिटी हो सकता। हमने सही तरीके से उसको
ऑपरेशन को किया और वापस पोस्ट पे आया। तो ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जिसमें एक ही ऑपरेशन में 2 बार इनकाउंटर हुआ, लेकिन 2 बार हमारी सूझ समझ, एक तरीके का जो हमारा टैक्टिकल मूव था उसके तहत हम लोग की जान बची और हमने अपना मिशन कंप्लीट किया। तो ऐसे तमाम इंसिडेंसेस हैं, इंसर्जेंसी के भी कई सारे इंसिडेंसेस हैं, सारा बताना इस फोरम में मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन ये कहने का मतलब है कि आपको मोटिवेशन क्या दे रहा है उस समय। मोटिवेशन ये आपका तिरंगा देता है, आपका देश देता है, आपकी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, वो आपको मोटिवेट करती है। और साथ में जब आप टीम में होते हैं तो आपके जो टीम के जो जवान आपके साथ हैं वो आपके सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं, क्योंकि कोई किसी को लेट डाउन नहीं कर सकता। और जब इसी टीम को आप प्लाटून के लेवल पे लाते हैं या कंपनी लेवल पे लाते हैं या बटालियन पे और इसी को आप अप द चेन लिंक करेंगे तो वो देश के हित में जाता है। तो हम इस तरीके से छोटी छोटी टुकड़ियों से देश के हितों की रक्षा करते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा मकसद होता है। देखिए, आप छोटे बड़े ऑपरेशन में मत जाइए, लेकिन आपका ये छोटा ऑपरेशन देश की सुरक्षा में कंट्रीब्यूट करता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, जो आपको काम दिया गया उसको अच्छे से करिए और साथ में इंश्योर करिए कि जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो आप डिलीवर कर रहे हैं। इसी से यही सबसे बड़ी आपकी देश की सेवा होगी। और ऐसे तमाम, मैं अपने एग्जांपल नहीं देता, तमाम ऐसे ऑपरेशन है, तमाम ऐसे सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दी है, तमाम ऑपरेशन किए हैं, किसी के एफर्ट रिकॉग्नाइज हुए, किसी के एफर्ट नहीं रिकॉग्नाइज हुए, लेकिन आज की डेट में हर कोई अपना बिट कर रहा है। इसीलिए जब आप कहते हैं कि आप देश में सुरक्षित हैं, सुरक्षा की वजह यह है कि सैनिक बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है, वो अपनी ड्यूटी सिंसियरली कर रहा है, जो उसकी चार्टर ऑफ ड्यूटी उसमें किसी तरीके की कोताही नहीं बदल रहा है। तो इस तरीके जब आपका कमिटमेंट होगा तो नेचुरली देश तरक्की की राह पे जाएगा। एक आप जो नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं वो एक इमेंस होगा। तो इस तरीके के तमाम इंसिडेंसेस हैं। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन मैं आज की डेट में मानता हूं कि 26 जनवरी 15 अगस्त जो राष्ट्रीय पर्व है वो हमको एक इंसाइट देता है कि फिर से आप अपने आप को डेडिकेट करें नेशन के लिए, और नेशन बिल्डिंग में जो भी जितने भी लेवल का आपका कंट्रीब्यूशन है वो आप करें। आपको अपने कंट्री को लव करना पड़ेगा, आपको अपने कंट्री के नागरिकों को प्यार करना पड़ेगा और इस सरजमी को नमन करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहीं से निकले हैं और आप इसी में समाहित होंगे। लिहाजा इसके लिए आप पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट करें। जी बिल्कुल। आज का जो हमारा देश है वो हमारे वीर जवानों का कर्ज कभी नहीं उतार सकता है। हम चाहे अपने फहराते तिरंगे को देखें या फिर हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसको देखें। देवनाथ सर, आपसे सवाल है कि जब आप वॉर लैंड में हैं, आप युद्ध क्षेत्र में हैं और वहां पर लड़ाइयां चल रही हैं, चाहे किसी ऑपरेशन को आप लीड कर रहे हों या फिर उसका हिस्सा हों, जब सामने से गोलियां आती हैं तो क्या आपको परिवार नजर आता है, आपको मौत नजर आती है या सिर्फ मां भारती? दीक्षा, मैं जरा फिल्मी अंदाज में बयान करूंगा। 28 अप्रैल 2084 को मेरी शादी हुई कलकत्ता में जी। और 1 महीने की छुट्टी थी। 30 अप्रैल को ही टेलीग्राम पहुंच गया। उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करता था जी। 30 अप्रैल को टेलीग्राम पहुंचा ससुराल में कि तुरंत यूनिट को ज्वाइन करो। अब मेरी यूनिट, मैं फाइटर पायलट था, तो मेरी जो स्क्वाड्रन नंबर 18 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स, हम लोग डिप्लॉयड थे श्रीनगर में। तो माहौल ऐसा था कि पाकिस्तान और हमारी आर्मी के बीच में सियाचिन ग्लेशियर में आपसी सामना हो गया था और इंडियन एयरफोर्स को स्टैंड 2 पर ले आए थे जी। तो मैं तुरंत ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के जम्मू पहुंचा। जम्मू से एयरफोर्स की गाड़ी मिल गई, उसमें बैठ के मैं चला गया श्रीनगर। अब श्रीनगर में पहुंचते ही हमारे स्क्वाड में, हम उस जमाने में नैट उड़ाया करते थे। भारत में जब बनाया दीक्षा, हमने उसका नाम रखा अजीत। तो हमारे स्क्वाड में एक्टिवेशन क्यों हो गई? इंडियन आर्मी से रोज फोन आ रहे थे, यह कह के कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के MiG-19 उस जमाने में थे, वो उनका एक एयरबेस था पीओके में गिलगित। वहां से MiG-19 हर रोज टेक ऑफ करके आते थे और इंडियन आर्मी की जो पोजीशन थी सियाचिन में, इंदिरा कॉल, उसके ऊपर ऑर्बिट करते थे। और इंडियन आर्मी को लगा कि शायद वो हमला भी कर दें, तो इंडियन एयरफोर्स को इंडक्ट किया गया। हमारे स्क्वाड्रन को रोल दिया गया कि श्रीनगर से टेक ऑफ करो, सियाचिन जाओ, वहां बेस कैंप है प्रतापपुर, उसके ऊपर 30,000 फीट की ऊंचाई पर ऑर्बिट करो। एयरफोर्स की भाषा में हम उसे बोलते हैं कॉम्बैट एयर पेट्रोल। तो तरीका ये था कि सुबह
दो दो करके हम टेक ऑफ करते थे। मैं उस वक्त यंग ऑफिसर था, महज 5 साल की नौकरी हुई थी, यंग फ्लाइंग ऑफिसर था, मैं नंबर 2 हुआ करता था। जी। तो मेरे नंबर 1 हमेशा एक सीनियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट या जूनियर स्क्वाड लीडर होते थे। जी। हम लोग वहां गए, एक बार गए, ऑर्बिट किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तीसरे दिन की बात है, जब दोपहर के 2 बजे मैं और मेरे मिशन लीडर हम 30,000 पर ऑर्बिट कर रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 MiG-19 वहां पर आ गए। यह देखते ही MiG-19 करीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर थे और हम लोग करीबन 30,000 फीट की ऊंचाई पर थे। यह देखते ही हमने कोशिश की कि हमारे जो नेट हैं उनको MiG-19 के पीछे पोजीशन किया जाए। जी। दर्शकों को बता दूं कि उस जमाने में जो जहाज था मेरा अजीत, उसमें 2 30 मिलीमीटर कैनन लगे होते थे, एक राइट साइड को, एक लेफ्ट साइड को। जी। 30 मिलीमीटर की कैनन ट्रिगर प्रेस करने पर 1 सेकेंड में राइट बैरल से 30 गोलियां, लेफ्ट बैरल से 30 गोलियां, 60 गोलियां 1 सेकेंड में निकलेंगी। जी। तो हमने जब पोजीशन करने की कोशिश की, तब तक पाकिस्तान एयरफोर्स के जो MiG-19 थे उनको जी। उनके रडार कंट्रोलर ने बता दिया कि तुम्हारे पीछे इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो है पोजीशनिंग कर रहा है। तुरंत क्या हुआ, वो लोग वैली में मुड़ गए पाकिस्तान की तरफ। जी। हुंजा वैली है, उस तरफ चले गए। हमने कोशिश की कि हमारे जहाज को मैन्यूवर करके उनका पीछा किया जाए, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल रीजन से ये डिसाइड किया गया था कि MiG-19 का पीछा कर सकते हैं, लेकिन हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको क्रॉस करके गिलगित हुंजा की तरफ नहीं जाएंगे। जी। तो हमें हमारे रडार कंट्रोल ने बोला कि वापस आ जाओ। मेरे ख्याल से अगर कुछ चंद सेकंड और मिल जाते तो या तो मेरे नंबर 1 मिशन लीडर या मैंने MiG-19 पर एक किल ले लिया होता। मुझे आज तक उसका हसरत है कि और 6-7 सेकंड मिल जाते, मैं चूक गया। बिल्कुल, आज हम जो मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं और हम जैसे चाहे जीवन जी रहे हैं, जैसे चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो त्याग रहा है वो उसकी कहानी आज हम सुन रहे हैं। तपेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा सर ने बताया, देवनाथ सर ने, कि अचानक से मिशन के लिए कॉल आती है और वो उस वक्त बिल्कुल नए नए ही शादीशुदा हुए थे। तपेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब मिशन के लिए कभी अचानक से कॉल आती है, वो परिवार से, बच्चों से, पत्नी से वो सेपरेशन का जो मौका होता है, वो किस तरह उस वक्त कैसे भाव होते हैं मन में? दीक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि एक फौजी की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो अकेला नहीं होता, उसका परिवार उसके साथ होता है। अच्छा, परिवार को भी कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं और ज़्यादातर परिवार इस बात के लिए तैयार रहते हैं। जिस दिन से कोई पत्नी या बच्चे आपकी ज़िंदगी में जुड़ते हैं, उस दिन से उनको ये पता लग जाता है कि मेरा पिता जो है या मेरा पति जो है वो क्या काम करता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ में कहाँ क्या हो सकते हैं। मैंने कभी कोई इंसिडेंट नहीं सुना, ना जिनको भी मैं जानता हूँ या मेरी अपनी लाइफ में, जब किसी ऑपरेशन पे आपको जाना हो, शॉर्ट नोटिस पे जाना हो, आप छुट्टी पे हो, आप शादी के तुरंत बाद हो, किसी ने कोई बहाना मारा हो और लीव को एक्सटेंड करने की कोशिश की हो, हर फौजी, चाहे वो तीनों सर्विसेज या किसी भी सर्विसेज का हो, वो हमेशा ये चाहता है कि आज मौका है मेरे पास अपने देश के लिए कुछ करने का, और हर फौजी उसी दिन का इंतजार करता है कि वो मौका का। देखिए, पीस टाइम में कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करोगे खून उतना कम बहेगा, तो ट्रेनिंग करते करते जब वो खून बहाने का मौका आता है तो कोई पीछे नहीं हटता। तो ये त्याग की कहानियां तो लेडीज की तरफ से बहुत हैं, बच्चों की तरफ से भी बहुत हैं, लेकिन वो पूरा परिवार देश के लिए एक साथ लड़ रहा होता है फौजी का। फौजी अकेला नहीं लड़ता, और फौजी के अंदर वो हिम्मत तभी आती है जब उसका परिवार भी उस कार्य में उसका साथ देता है। जी। श्याम कुमार सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कभी दुश्मन से इतनी नजदीकी से, इतना नजदीक एनकाउंटर हुआ है कि उसकी नजरों में आपने भारतीय सेना का खौफ देखा हो? दीक्षा, एक अदृश्य शक्ति की तरह भारतीय नौसेना लड़ती है। हम जानते हैं कि ये साइलेंट सर्विस है और ऐसे मीडियम में काम करती है जो आपके दृष्टि से बाहर है। विशाल समुद्र, अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल, इतना बड़ा कोस्ट लाइन, हमारे ऑफशोर एसेट्स, हमारे जो पोर्ट, हमारा जो अंडमान निकोबार, हमारे लक्षद्वीप का जो आइलैंड पूरा, इसको लेके हमें चलना होता है। तो हम दूर से लड़ते हैं। और लेकिन दूसरी बात मैं कहूं तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को मिला के अगर आप देखते हैं तो नेवी का जो एक शिप है, एक पूरी तरह से एक समन्वय है। कैसे समन्वय है? आर्मी की बात करें तो टैंक, तोप, जैसे आप मिसाइल्स
देखते हो आर्मी में वो सारे शिप्स के पार्ट हैं। अगर आप लैंडिंग करो, एम्फीबियस लैंडिंग करो, आइलैंड पे जाओ, तो सबसे पहले आपको आर्मी की तरह आइलैंड को कैप्चर करना होता है और ये तिरंगा वहां फहराना होता है। तिरंगे की बात करूं तो आपको ये भी समझ में आता है कि वॉरशिप जब तिरंगा फहरा के समुद्र में चलता है तो वो भारत का पार्ट माना जाता है, एक्सटेंडेड टेरिटरी बन जाती है। इसमें कई बार जैसे आपने देखा होगा हमारे 26/11 जैसे हमारे कई बार हमारे कोस्ट पे अटैक हुआ, तो अब हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें कई बार आपको नजदीक से ये कई बार धौज होते हैं, ये फिशिंग ट्रॉलर्स होते हैं, ये मस्करेट करके आपस आना चाहते हैं। मैं ऑपरेशन पवन की बात करूं और फिलहाल एज ए वॉरशिप कैप्टन बात करूं और नजदीक की लड़ाई की बात करूं तो स्मरण आता है ऑपरेशन एज ए पायलट मैंने एलटीटी के अगेंस्ट काफी सारे ऑपरेशंस किए। फिर मैंने मरीन कमांडो का मैं फ्लाइट कमांडर रहा 3 साल तक, तो वो क्लासिफाइड कई घटनाएं हैं जो मैंने मरीन कमांडोज के साथ हमारे एडवर्सरीज के कोस्ट पे या उसके आसपास क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस किए जो कि बहुत ही खतरनाक थे, जो हम यहां पे नहीं कह सकते। कई बार ऐसा हुआ कि आपके बगल से गोली, एक बार ऐसा हुआ था कि हमारी लैंडिंग जब हुई और जब मैंने लैंड किया तो 3 बुलेट्स हमारे टेल पे लगे हुए थे जो हमें लगा कि खतरनाक होगा। एलटीटी के कई अड्डों पर हम गुजरते थे, उनकी कई बोट्स पे हमने ऊपर से फायरिंग की, उनको ब्लड देखा उनका और फायरिंग लिया भी, झेला भी, समझ जाते थे कि यह हमारा लास्ट सॉटी होगा, लेकिन फिर भी उसको हम करते रहते थे। वॉरशिप कैप्टन की बात करूं तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनती है। इंटरनेशनल वाटर में आप रहते हो, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आपको पता है। जब राजनाथ सिंह जी ने गोवा में कहा कि अभी तो हमने आस्तीनें भी नहीं मोड़ी थी, अगर थोड़ा सा ट्रिगर का मौका मिलता नेवी को तो पूरा का पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाता पाकिस्तान का, मकरान कोस्ट का और सिंध कोस्ट का। तो वॉरशिप कैप्टन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो खुद लड़ता नहीं, हाँ, लेकिन कई बार उसे वो डिसीजंस लेने होते हैं जो उसके बिहाफ में उसके क्रू लेते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट के हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर का फाइटर पायलट हो, हेलीकॉप्टर पायलट हो या P-8I का मैरीटाइम एयरक्राफ्ट हो। कई बार पाकिस्तानी एयरफोर्स के शिप्स, एयरक्राफ्ट लगातार हमारे नजदीक आ जाते हैं, गाली गलौज की नौबत आती है, स्कर्मिशेस होते हैं, क्लोज क्वार्टर्स ऑपरेशंस होते हैं, गोलियां भी चल जाती हैं, लेकिन वो हम इस हिसाब से इंटरनेशनल न्यूज में नहीं आने देते क्योंकि हम जानते हैं कि वो कई बार इंटरनेशनल अफेयर्स में हमारी दृष्टि में ठीक नहीं होगा, उनके दृष्टि में ठीक नहीं होगा। तो इसको हम अपनी डिप्लोमेसी से देखते हैं। आपने यमन के युद्ध में देखा होगा भारतीय नौसेना का करतब, जहां इतने 1000 किलोमीटर दूर जाकर हमने मरीन कमांडो ड्रॉप करके इंटरनेशनल शिपिंग को अफेक्ट किया। तो हमारी जो नेवी है वो दूसरी तरह का काम करती है, वो ग्लोबल लेवल पे लगातार डिस्टेंट लेवल पे, कहते हैं ना, दूर ब्लू वाटर कैपेबिलिटी में जाके, चाहे वो ग्रीस हो, मेडिटेरियन हो, साउथ जब हमारा पैसिफिक एरिया हो, हमारे जो चोक पॉइंट्स है वहां की बात हो, अफ्रीकन कोस्ट हो, हम वहां अपनी गतिविधियों को एक तरह से अंदाज देते हैं और उसके कारण हमारी जो छवि है ग्लोबल साउथ में या पूरे विश्व पटल पे बनती है। तो नौसेना एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी कही जाती है और एक डिस्टेंट सपोर्ट के रूप में लगातार तैयार रहती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में ही अगर हम कहें कि अगर नौसेना को लाया जाता तो एस्केलेट होता वॉर और पूरी तरह से पूरी दुनिया जानती कि कुछ और होने वाला है। तो इस तरह से हमारी जो तरीके हैं लड़ने की थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन खतरनाक है। वो सारे अमलगमेशन ऑफ जो सारे एलिमेंट्स हैं जो आप देखते हो वो सब के सब नौसेना के पास मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पे वो 40 से ज्यादा ब्रह्मोस्त्र लेके 40 सेकंड की दूरी पर मैक 3 स्पीड की बात करें तो बड़े बड़े ब्रह्मोस्त्र के साथ पूरा फ्लीट हम रेडी थे ऑपरेशन सिंदूर में। मौका मिलता तो आप देखते क्या होता इस बार पाकिस्तान का, जो 1971 में कराची में हुआ था। जी, आप हमेशा ऑपरेशंस के बारे में सुनते हैं, लेकिन ऑपरेशंस के पीछे की कहानियां क्या होती हैं आज हमारे ये वीर जवान बता रहे हैं। शरदेंदु सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं। शरदेंदु सर, सवाल आपसे ये है कि आपने सियाचिन का जिक्र किया, लेकिन हम दिल्ली तक पहुंचते हैं सबसे पहले कि दिल्ली में हम देखते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है। जो हमारे जैसे युवा हैं वो घर से बाहर निकलने से कतराने लगते हैं, स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन सियाचिन जैसे जगहों पर हमारे जो जवान हैं वो वीर चोटियों पर बर्फ़ में जमे हुए हैं लेकिन देश की रक्षा कर रहे हैं। कैसा माहौल होता है, कैसी परिस्थिति होती है, ज़रा ये बताएं। देखिए, जब आप फील्ड एरिया में होते हैं, चाहे सियाचिन ग्लेशियर हो या
देश का कोई हिस्सा हो, जब वहां पे आप डिप्लॉय होते हैं तो आप पूरी तरीके से अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। आपसे जो ड्यूटी एक्सपेक्टेड होती है उसके लिए आप पूरी तरीके से कमिटेड होते हो, और साथ में देखिए देश के लिए जो जज्बा होता है वो आपको प्रेरित करता है अपने ड्यूटी को सही तरीके से निभाने के लिए। आपकी एक कोताही बहुत बड़े दुर्घटना को जन्म दे सकती है, लिहाजा हम सारे लोग सजग रहते हैं। टोटली 24/7 हम इस पे काम करते रहते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो, चाहे सर्विलेंस हो, चाहे हमें क्रॉस बॉर्डर जाके पेट्रोलिंग करनी पड़ी हो, तमाम तरीके के टारगेट अपडेशन हो, तमाम तरीके के अपनी जो लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट है उसका स्टॉकिंग करना हो, जैसे कि जब रास्ता बंद हो जाए या बर्फ गिर पड़े तो हमारा सस्टेनेंस आगे चलता रहे। तो हम कई फ्रंट पे काम करते रहते हैं और हमारी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमको मोटिवेट करती है। वहां के आपके सर के ऊपर ना कोई कमांडर बैठा होता है, ना ही कोई निर्देश आते हैं, आपको सब कुछ अपने आप ही करना होता है। और इसके लिए सबसे बड़ा जो हमारा जो ट्रेनिंग होती है वो उसके लिए बहुत काबिल तारीफ होती है। उसके लिए भारतीय सेना और भारतीय सेना से रिलेटेड तमाम ऑर्गेनाइजेशन वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जो आप लेथार्जी या डर या इस तरीके का कोई भाव नहीं होता है, और होने को कुछ भी हो जाए लेकिन किसी के मन में एक शंका भी, एक आयोटा भी डाउट नहीं होता कि क्या वो पीछे हट जाएगा, क्या वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जब आप टीम में काम करते हैं एक दूसरे को देख के आपको मोटिवेशन मिलता है। जब आप टीम के लीडर होते हैं तो अपने सबऑर्डिनेट की आप कैसे रक्षा करेंगे, कैसे वो उसको ट्रेनिंग कराएंगे, कौन कौन से टारगेट इंगेज करेंगे, कैसे आप वो एक्शन करेंगे जिससे कि आप एरिया को डोमिनेट कर सकें, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे आपका हाई अल्टीट्यूड एरिया हो, चाहे फील्ड एरिया हो, चाहे आप किसी टेरेन में ऑपरेट करते रहें। हर एक जगह देखिए उसके टेरेन के हिसाब से डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, आपके लड़ाई लड़ने की विधाओं के हिसाब से अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर का जो टेम्पलेट जो डेडिकेशन का है वही टेम्पलेट पूरे जगह है। डेडिकेटेड सारे सोल्जर हैं, ट्रेनिंग उसी हिसाब से करते हैं, आपके हथियार उसी तरीके से वहां पे उस तरीके से डिप्लॉय होते हैं, लेकिन आपको करना क्या होता है, उसमें महारत हासिल करनी होती है, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना होता है, आपको क्रॉस बॉर्डर को डोमिनेट करना होता है जिससे कि दुश्मन किसी भी तरीके का मिस एडवेंचर ना कर सके। तो ये सारी चीजें आज के युवाओं के लिए एक सबक होना चाहिए। उन सारे युवाओं को जो कि नेशन बिल्डिंग में काम करना चाहते हैं, आप किसी फील्ड में चाहिए, मेडिकल में जाइए, इंजीनियर बनिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, फौज में आइए, आर्मी ज्वाइन करिए, एयरफोर्स ज्वाइन करिए, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखें कि आपसे जो जिम्मेदारी, आपकी जो ड्यूटीज है उसको आप सही तरीके से निभाएं और एक बेहतर तरीके से रखें, जिससे कि आपके ऊपर देश, आपका ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से डिपेंड कर सके। और हिंदुस्तान की देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो सोशल सिस्टम, हमारा जो सपोर्ट है वो एक्सीलेंट है और यही मोटिवेट करता है। देखिए जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं एकेडमी में या डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं, लेकिन जब हम एकेडमी में आते हैं तो वहां पे सारी चीजें अलग हो जाती है, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो माने नहीं रखता। माने क्या रखता है कि आप इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, आपकी ये ड्यूटीज है, आपको इतना ट्रेनिंग में पारंगत हासिल करनी है और आप अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं। यही इथोस बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी होना चाहिए। देश को जाति धर्म में मत बांटिए, आपको देश के लिए, आप सारे हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करिए, हिंदुस्तान के डेडिकेशन के लिए काम करिए, जिससे कि देश तरक्की कर सके। आप बटेंगे तो तमाम तरीके की कुरीतियां समाज में आएंगी, वो आपका मध्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो आपके पॉजिटिव हैं फौज के, उसको इम्बाइब करिए और सिस्टम में, सोसाइटी में फैलाइए। जब हम एक क्लासलेस सोसाइटी हो जाएंगे तो एक डिफरेंट तरीके का जज्बा आएगा। तो देश को छोटी छोटी चीजों में ना बट के सेना से सबक लेना चाहिए। सेना से जब आप सबक लेंगे तो तमाम उसकी जो बेहतर चीजें हैं उसको समझेंगे, और यही एक सबसे बड़ा संदेश होगा 77वें गणतंत्र दिवस में कि जो आर्मी के इथोस हैं उसको फॉलो करिए और अपने आप को रीडेडिकेट करिए नेशन बिल्डिंग में, जिससे कि आप सही अर्थों में गणतंत्र दिवस आगे आने वाले दिनों में नेक्स्ट जनरेशन को उस हालत में सौंप सकें जिससे कि चारों तरफ से आपका डेवलपमेंट हो और आप देश को प्रगति की राह पे ले जाएं। जी, ये पराक्रम की कहानियां हैं जो हम देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। यूके देवनाथ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसा कहते हैं ना कि पेट भरा है तो आप सारी लड़ाइयां लड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक सैनिक जब ऑपरेशन से जुड़ा है और ऑपरेशन के दौरान कई बार उसके खान पान का कोई ठिकाना नहीं होता, तब उस वक्त एक सैनिक कैसे अपने तमाम ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके इस पूरे ऑपरेशन को आगे लेकर जाता है? दीक्षा, मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हम फौज में जब सिलेक्ट करते हैं तो जांबाज जवानों को और अफसरों को जब सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या इसके आंख में वो जज्बा है, वो आग है जी। और जब वो ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग के दौरान उसको सिखाया जाता है खाना नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, पानी नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन से सोए हो
कोई दिक्कत नहीं, थके हुए हो वेरी गुड, सोना नहीं है, ढीला नहीं पड़ना। देखिए, हम बात कर रहे थे हमारे ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की। मैं अपने अनुभूति बताना चाहता हूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा युद्ध के समय ही ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। मैं दीक्षा बताना चाहता हूं, बाद में मेरे करियर में ऐसा समय आया कि मैं मिग 23 उड़ाता था और पाकिस्तान ने अपने यहाँ सैन्य एक्सरसाइज के लिए बड़ी मोबिलाइज की अपनी फोर्सेस को। तो जो हमारी इंटेलिजेंस थी उसने खबर दी कि पाकिस्तान ने बॉर्डर के उस तरफ एक पूरी डिवीजन को तैनात कर दिया है और उनके सपोर्ट के लिए 2 फाइटर स्क्वाड्रन को तैनात कर दिया है। नाम ले ही लेता हूं, रहीम यार खान। अब रहीम यार खान के सामने इंटेलिजेंस ने हमें बताया कि उन्होंने 4 रेडार डिप्लॉय किए हुए थे, MPDR-45 उसका नाम, फ्रेंच मेड। हमें उसकी लोकेशन नहीं पता थी दीक्षा। तो उसके यहाँ पर रहीम यार खान में जो आर्मी का डिव हेडक्वार्टर था और पाकिस्तान आर्मी का डिव हेडक्वार्टर था, और वहां पे जो उनकी गन पोजीशन थी और उनका मेन कॉन्क एरिया, कंसंट्रेशन एरिया जो थी, उसके डिफेंस के लिए उन्होंने वहां पे 4 क्रोटेल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगाई हुई थी, वो भी फ्रेंच एयर डिफेंस मिसाइल। तो लोकेशन नहीं पता थी। तो हमारी यूनिट को, तब हम जोधपुर में थे, हमारे स्क्वाड्रन को मिग 23 को टास्क मिला, पता करो कि ये लोग कहां पर हैं। 4 MPDR-45 रहीम यार खान के दाएं बाएं कहां पर हैं, एग्जैक्ट ग्रिड लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और पता करो इन्होंने जो क्रोटेल मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया हुआ है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, वो कहां पर है, एग्जैक्ट लोकेशन। क्यों? अगर युद्ध चालू हुआ तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कहां जाके उनको नेस्तनाबूद करना है। तो कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, भाई एक प्लान है कि हम हमारे एक ऑफिसर को हमारी तरफ से भेजेंगे, एक मिग 23 जाएगा बॉर्डर की तरफ। क्यों? मैं बताता हूं। ये पाकिस्तानी ऑपरेटर जो था, रेडार कंट्रोलर, फाइटर कंट्रोलर, बहुत ही ट्रेंड था। वो अपने रेडार को ऑन नहीं करते थे। तो दीक्षा, अगर वो अपने रेडार को ऑन नहीं करेगा तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, ESM एयरक्राफ्ट, वो कैसे लोकेट करेगा उनको? तो बोला, फोर्स देम टू स्विच ऑन देयर रेडार। उनको बाध्य करो कि वो डर के मारे पैनिक में आके अपना रेडार ऑन कर दें। कैसे किया जाए? सर, एक मिग 23 को ना पाकिस्तान की तरफ द्रुत गति से भेजते हैं। हम मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी लड़ते हैं एकदम दीक्षा। तो सीओ ने कहा, हाँ ठीक है, एक मिग 23 जाएगा बॉर्डर की तरफ और एकदम रहीम यार खान की तरफ, हाई स्पीड लो लेवल, हम कहते हैं हॉस्टाइल बिहेवियर, हाई स्पीड लो लेवल, विंग स्वीप 72। बाय द वे, मिग 23 में हम विंग आगे पीछे कर सकते हैं, विंग स्वीप 72 और डैश टुवर्ड्स रफ लोकेशन ऑफ दोज MPDR रेडार एंड क्रोटेल मिसाइल सिस्टम। तो सीओ ने कहा, ठीक है, एक जहाज भेजते हैं उनको फोर्स करने के लिए, अपना रेडार ऑन करने के लिए। अब सीओ ने कहा, यार किसी बहादुर को भेज दो, गरम खून जोशीले पायलट को भेजूंगा तो वो तो पाकिस्तान में ही घुस जाएगा। तो उन्होंने कहा, एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जो वेल बैलेंस्ड हो, नरम दिल हो और अपने ऊपर काबू रख सके, जोश के साथ होश हो। उन्होंने कहा, यार ये यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट देवनाथ सही आदमी है, आपा नहीं खोता है। तो मुझे ब्रीफ किया गया, जोधपुर से टेक ऑफ करो जैसलमेर, जैसलमेर से टेक ऑफ करके जाओ तनोत, तनोत के पास एक BSF का कैंप है घोटारू, वहां से नीचे उतरकर स्पीड करो 1200 किलोमीटर और अल्ट्रा लो लेवल पर जमीन से मात्र 30 मीटर ऊपर रहीम यार खान की तरफ डैश करो। इसको देख के पाकिस्तानी जो है वो पैनिक में आ जाएंगे। उनका जो फाइटर कंट्रोलर है, जो रेडार के स्कोप के पीछे बैठा है, वो अब अपने रेडार को ऑन करेगा क्योंकि उसको लग रहा है कि एक इंडियन फाइटर विमान हॉस्टाइल एक्ट कर रहा है। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं गया, हमें ब्रीफ कर दिया गया था। देखिए, एक होता है T10 पैनल, उसमें इंडिकेशन आता रहता है मिग 21 में कि दुश्मन का सर्च रेडार आपको ढूंढ रहा है। कान में ऐसी आवाज आती है, पू पू। फिर ऐसी इंडिकेशन आती है कि दुश्मन का जो सर्च रेडार है वो आप पे मिसाइल गाइडेंस रेडार को लॉक ऑन कर दिया। कान में T10 से आवाज ऐसी आती है, पू 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 पू, मिग 23।
और अगर उसने लॉन्च कर दिया अपना मिसाइल, तो फिर ये कान में T10 पैनल से जो वार्निंग आती है वो ऐसे आती है, MiG-23। ओके। मुझे ब्रीफ किया गया कि जैसे ही उसके सर्च रेडार में सर्च कर रहा है मेरे लिए आए, यानी पूप पूप पूप, तुम तुरंत वापस आ जाओ जी। 1 सेकेंड 4 सेकेंड भी आगे नहीं जाना है, क्योंकि 4 सेकेंड में वो तुम्हें ट्रैक करेगा, जी, जी। उसके 4 सेकेंड बाद वो अपना मिसाइल लॉन्च कर देगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही सर्वेलेंस ऑन हुआ, बड़ी इच्छा हुई कि इसको और डराता हूं और 4 सेकेंड अंदर जाता हूं, जी। लेकिन जोश के साथ होश, स्पीड 1200 किलोमीटर, लेकिन जैसा मुझे हुक्म मिला था, जैसी ही मुझे ब्रीफिंग की गई, मैं वहां से 180 डिग्री का टर्न लेके वापस आ गया। और जी। मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, दिल की धड़कन पता कितनी हो जाती है उस वक्त? 140, 160, 180, दिल ऐसे काम करता है, ठक 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 ठक। जी। तपेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी कि आप किसी ऑपरेशन का हिस्सा रहे हों या फिर उस ऑपरेशन को लीड कर रहे हों, या हो सकता है कि उस ऑपरेशन का हिस्सा ना भी रहे हों। कभी आपका बहुत करीबी या आपका कोई साथी उस ऑपरेशन का हिस्सा रहा हो और वापस लौट कर ना आया हो। ऐसे मौके पर एक सैनिक कैसे खुद पर काबू पाता है, अपने आप को साइकोलॉजिकली कैसे वो मजबूत बनाता है, ये ज़रा इसका कोई किस्सा बताएं। जी दीक्षा, ऐसे तो मैं बहुत लकी हूँ। एयरफोर्स में मैं जितने भी 1971 के बाद जितने भी मेजर ऑपरेशंस हुए, ऑफ विजय, ऑफ कारगिल, ऑफ पराक्रम, बालाकोट तक, मैं सभी का पार्ट रहा किसी ना किसी पद पे या किसी ना किसी फॉर्म में जी। और एयरफोर्स की जो आप कंट्रोल करने की जो बात करते हैं, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नथिंग अगेंस्ट आर्मी और नेवी, पर हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा है और हम जितनी स्पीड से एयरफोर्स फ्लाई कर सकती है तो उसमें सेकंड भी मैटर करता है। तो मैं एक ऐसे तो बहुत ऑपरेशन से, पर एक ऑपरेशन जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। और दर्शकों को इसके बारे में बहुत कम पता है, लेकिन बहुत खुश होंगे जिनको भी पता है या नहीं भी पता है। देखिए, ऑफ कारगिल जब हुआ था तो बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था हमारे सारी फोर्सेस के लिए। एयरफोर्स के लिए भी, एयरफोर्स ने कभी उससे पहले हिल में ऑपरेशन किए नहीं थे, और आर्मी के लिए भी, क्योंकि वो लोग टॉप पे बैठे थे और आर्मी को नीचे से ऊपर जाना था। और शुरुआती दौर में जैसे ही एयरफोर्स इन्वॉल्व हुई तो हमारे 2-3 एयरक्राफ्ट लॉस्ट हुए, ये हम सब जानते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन पॉलिटिकल विल ये थी कि हमें एलओसी क्रॉस नहीं करना है, हमें बिना एलओसी क्रॉस किए यहीं से अटैक करना है, हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन था। और यही कारण था क्योंकि हमारे लिए वो लोग शोल्डर फायर्ड मिसाइल, हीट सीकिंग मिसाइल्स लेके बैठे हुए थे, एयरक्राफ्ट पे दाग दी, हमारे पायलट भी कैप्चर हुआ था, हम सब जानते हैं। और ये हमारे लिए, एयरफोर्स के लिए बहुत ही अंदर से बहुत बड़ा सेटबैक था कि यार आतंकवादियों ने, छोटे छोटे लोगों ने, मतलब हम एक सरप्राइज देके हमारे 2-3 एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए। तो ये ऑपरेशन तो ऑलमोस्ट, जब कारगिल की विजय हो गई और हमने सारी पॉइंट्स पे कैप्चर कर लिया, तो ऑपरेशन तो एक तरह से खत्म हो गया था। उस समय मैं नलिया, एक गुजरात में एक फॉरवर्ड बेस है पाकिस्तान बॉर्डर के पास, आई वाज पोस्टेड देयर इन नलिया। और नलिया में मैं उस समय एयर डिफेंस टीम का पार्ट था। एयरफोर्स हमेशा 2 टीमों में डिवाइड रहती है, एयर डिफेंस और ऑफेंसिव। तो जब आप पीस टाइम में रहते हो तो एयर डिफेंस तो 24 घंटे काम करता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके एक्शंस होते हैं। तो मैं उस समय ऑपरेशंस रूम में था, हम 3 लोगों की टीम थी, और एक अटलांटिक एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान का टोही विमान जिसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारी कम्युनिकेशन और रडार इंटेलिजेंस होती है और बहुत महंगा विमान है पाकिस्तान के पास, एक उसका बहुत अच्छा असेट था वो अटलांटिक जो है, नलिया के बाद पास जो पाकिस्तान से बॉर्डर हमारा मिलता है, सर क्रीक गुजरात में, वहां आया जाया करता था। हम यहां से फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाते थे और फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाते ही वो वापस मुड़ जाता था। और उस समय वहां पे MiG-21 होते थे नलिया में। MiG-21 की क्या है कि फ्यूल कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, तो वो एक लिमिट तक ही उसका पीछा कर सकते हैं, वापस उनको आना पड़ता है फिर उसके बाद। तो अटलांटिक जब चला जाता था तो ये हमें बड़ा सेटबैक था। तो हमारे साथ वो 4-5 दिनों से गेम खेल रहा था। तो हमने ये डिसाइड किया कि इस बार जब अटलांटिक आएगा तो हम, एक्चुअली वो चला क्यों जाता था, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान है। जब भी किन्हीं पायलट एयरक्राफ्ट को उड़ाना होता है तो हम एक RT होता है, रेडियो टेलीफोनी, ट्रोपो कम्युनिकेशन, इन सब चीजों का यूज करते हैं, तो वो उसको कैच कर लेता था
उसे जैसे ही पता लगा कि नलिया से फाइटर स्क्रैम्बल हो गए तो वो वापस चला जाता था। तो अब हमने कहा कि अब अगली बार जब भी वो आएगा, अब हम आरटी का या बिल्कुल साइलेंस मेंटेन करेंगे और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। ह्यूमन जो नॉर्मल टेलीकॉम ये होता है अपना इंटरकॉम होते हैं, जैसे ही वो बॉर्डर के पास आया, हमने पायलट को बोला, 2 फाइटर पायलट्स को, कि आप इंटरकॉम के ऊपर, जो हम नॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करते थे उस पे नहीं, कि आप उड़िए बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, जिसको ट्री टॉप लेवल बोलते हैं, 30 मीटर पे आप जाइए, क्योंकि सर क्रीक के एरिया में कोई पेड़ वेड़ नहीं होते, तो इट इज इजियर टू फ्लाई देयर एट 30 मीटर ऑल्सो, कि आप जाइए और जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, लखपत एक पॉइंट है वहां पे, जब आप वहां पे पहुंच जाएंगे तब आप वहां से क्लाइम करिए और वहां से फिर हमें कॉल करिए। बिल्कुल वैसे ही हुआ। अटलांटिक अंदर आता रहा थोड़ा थोड़ा बॉर्डर के, क्योंकि उसे इंटेलिजेंस, क्योंकि नलिया में भी अच्छा डिप्लॉयमेंट था उस समय और भी एयरक्राफ्ट का डिप्लॉयमेंट था, क्योंकि हम हाई अलर्ट पे थे कारगिल के बाद भी। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट उड़े, बिना आरटी साइलेंस मेंटेन की, कोई कॉल नहीं, और उस लखपत के ऊपर जैसे ही वो क्लाइम किया, उन्होंने कॉल दिया, सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, जो भी उनका कॉल साइन था, एट 2.5 किलोमीटर वे इज द टारगेट। टारगेट उस समय 20 किलोमीटर दूर था, उनको इमीडिएटली लॉन्च किया गया उस टारगेट की तरफ, और जब उन्होंने अपने रडार पे अटलांटिक एयरक्राफ्ट को पिकअप कर लिया और उसके बाद उन्होंने कॉल दी इन पोजीशन। इन पोजीशन का मतलब ये हो गया है कि एयरक्राफ्ट की मिसाइल उस पर लॉक हो चुकी है, कंफर्म लॉन्च। अब इशू ये था कि अगर आपने लॉन्च की परमिशन के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आपको उससे कांटेक्ट करना है, उससे कांटेक्ट करना है, उतना टाइम नहीं था। तो ग्राउंड पे बैठे अधिकारी ने उसको बोल दिया क्लियर लॉन्च, और दैट एयरक्राफ्ट वाज हिट बाय द मिसाइल। वो बात अलग है कि थोड़े बहुत प्रोसीजर्स कहाँ हुए, बट एयरफोर्स, अगर आपने देश की रक्षा के लिए या देश के लिए कुछ काम किया है तो कोई भी सर्विस उसको सपोर्ट करती है। तो अटलांटिक में 17 उनके एयरमैन, जिसमें 5 ऑफिसर शामिल थे, मारे भी गए थे। फिर उसी दिन जब वो गिरा, तो उसका जनरली क्या होता है कि रूल ये होता है, जब पीस टाइम होता है तो इंटरनेशनल लॉ में उसका जो रैकेज है वो आपकी तरफ गिरा हुआ होना चाहिए। हमें नहीं पता, वो रैकेज तुरंत हेलीकॉप्टर लॉन्च किए गए, हमने उसका लेट लॉन्ग कोऑर्डिनेट बताया कि यहाँ गिरा होगा, वहां से हेलीकॉप्टर से वो पिकअप किया गया और शाम को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने वो रॉकेट रख दिया गया। वो सारी मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। तो कारगिल में लॉस के बाद ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहता था। जी, ये कहानियाँ आपको अमूमन सुनने को नहीं मिलती हैं, ये कहानियाँ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश मजबूत यूं ही नहीं हुआ है, देश मजबूत हुआ है क्रांतिकारियों के बलिदान से, उनके फांसी चढ़ जाने से, हमारे सैनिकों के खून के कतरों से। श्याम सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी कि आजकल हम देख रहे हैं कि तमाम देश भर में अलग अलग जगह से ऐसी नारेबाजी सामने आती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है कि इससे सैनिकों के दिल पर कितनी चोट लगती है, क्योंकि सैनिक जो अपनी जान को बाजी पर लगाता है, एक सैनिक जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, सबको दांव पर लगाता है और अपने जान को भी बलिदान करने को तैयार रहता है, और जब ये नारे सुनाई पड़ते हैं तो ये दिल को कितने झकझोरने वाले होते हैं और खून कितना खौलता है इनसे। दीक्षा, देखिए, अगर हम सबसे पहले उन शहीदों को नमन करें जिनकी आपने बात की, तो गणतंत्र दिवस उसी का एक प्रतीक है। शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही हिसाब होगा। बहुत खूब। तो आप समझ सकते हो कि हमें याद करना है उन शहीदों को जिनके कारण हम यहां बात कर रहे हैं। जहां तक बात करते हैं हम देश के टुकड़े होने की, तो मैं बताऊं आपको, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम तो रिटायर्ड लोग हैं अभी यहां, लेकिन हमने वो नैरेटिव बिल्डअप किया, हमने वो सैद्धांतिक बातें की, हमने रियल टाइम स्टोरी बताई जो हमारी सैनिकों के लिए बहुत ही मनोबल का काम करती रही। पूरे विश्व पटल पे हमने एक दिशा मोड़ी, भारत की जो नीति थी, हमारी जो जरूरत थी, ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ और किस लिए हुआ। कई बातें मैंने कही थी आपके स्टूडियो में भी, मुझे कुछ लाइन्स याद है जो मैंने 15 अगस्त को कहा था। दौड़ रहा था विकसित भारत अपने ताज के साथ, जम्मू कश्मीर दौड़ रहा था विकसित भारत अपने ताज के साथ, विकास के पथ पर गतिमान होकर। क्यों टोका तुमने सिंदूरी हवाओं को, तुम्हें तो इसका सबक सिखाना होगा। तो आप जो ये एडवर्सरीज की बात कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, ये जो गतिविधियां करके हमारे देश के अंदर, उसमें मैंने एक और बात कही थी,
मोहल्ले में बैठा है देशद्रोही, मोहल्ले में बैठा है देशद्रोही, घरों और छतों की सफाई करानी होगी। तो ये जो टुकड़े टुकड़े वाले लोग हैं ना, ये घरों में बैठे हैं, ये छत से वो पत्थर मारते हैं। इनकी सफाई हमारे गृह मंत्री ने कहा था, एनआई को भेजा था उन्होंने, और उन्होंने सारे चीफ मिनिस्टर को फोन करके कहा था पहले इनको साफ करो, स्लीपर सेल्स को हटाओ। सारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को उन्होंने 10 दिनों के अंदर एक सतर्कता के लिए एक आदेश दिया था। जब हम अपने पाकिस्तानियों को यहां से वापस भेज रहे थे, हमने पानी जब रोका था, वो 10 दिनों का जो माहौल था पहलगाम के बाद, आप उसको याद करो, तो वहां पे हम सफाई कर रहे थे। आप कह रहे हो वही लोग कहते हैं टुकड़े टुकड़े करने की। क्यों टुकड़े होंगे हमारे भारत के? अखंड भारत का सपना हम देख रहे हैं। हम तो पूरे भारत को वहां तक ले जाना चाहते हैं जहां ये भारत पूरा एक हो। हमने बांग्लादेश बना तो दिया, पर उसको हम पाल रहे हैं। हमारा ही छोटा भाई है वो। पाकिस्तान को आज न कल बात समझनी होगी, अपने घर का संभालें। अरे भाई, अंडा तो खुद से फूट रहा है। उसमें मैंने एक लाइन ये भी कहा था, याद आ गया मुझे, अंडा तो खुद से फूट रहा है, फूटने दो। अगर तुम तोड़ोगे तो लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे। तो हमें क्यों करना है ये सब? देश को समझते हैं, हम अपने देश के बारे में जानते हैं, हमारे युवा सतर्क हैं। एक और लाइन कहना चाहूंगा, मुझे याद आता है। देखिए सैनिकों, देशवासियों, मेरे युवा मित्रों, तुम्हें अपनी आग बरकरार रखनी है। तुम्हें चिंगारी तो हम देते रहेंगे, पंख हम देते रहेंगे, तुम्हें फड़फड़ाना होगा, तुम्हें आग लगाना होगा, तभी ये लोग चुप होंगे। तो हमें प्रोएक्टिव मोड में जाना होगा। हमारा पॉलिटिकल विल, हमारी देश का मनोबल, हमारे देश के लोग सेना के साथ हैं। देश के अंदर का जो माहौल है, सिविल सर्विसेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इशू था ऑपरेशन सिंदूर में, उसको प्रेज किया गया था। बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बना के डिफेंस फोर्सेस को मनोबल दिया गया, और सब लोगों ने मिलकर एकजुट होकर एक लड़ाई लड़ी थी। वो दिखाने वाली लड़ाई थी, वो अखंडता की निशानी की लड़ाई थी। सबने समझा भारत एक है, टुकड़ों का कोई सवाल नहीं, कहीं से नहीं। और आप देख रहे हो देश की व्यवस्था, देश का प्रबंधन, देश का तरीका, और आर्म फोर्सेस को जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ पुश दिया जा रहा है, जो हमारी बजटिंग फंडिंग हो रही है, आर्मी नेवी एयरफोर्स को जिस तरह से बल दिया जा रहा है, और हम इंडिजिनाइजेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हम विकसित भारत के लिए अपनी इकोनॉमी को तीसरे पायदान पे ले जा रहे हैं। और तीसरी जो हमारी पकड़ है मेन, वो है हमारी सॉफ्ट पावर, जो ग्लोबल साउथ लीडरशिप बन रहा है। हमारा बुद्ध की जो नीति है, शांति प्रिय देश है, जो हम मल्टीलैटरल जो नीतियों में विश्वास करते हैं, हम एक तरफा किसी की तरफ नहीं जाते हैं, ये सब भी विश्व पे प्रभाव डाल रहा है। तो भारत को तो की चिड़िया बनना ही है, टुकड़ों का तो सवाल ही नहीं है। शरदेदु सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम अक्सर बहुत हल्के में लोगों के मुंह से सुनते हैं कि एक सैनिक शहीद हो गया। शहीद कितना गूढ़ शब्द है, जरा इसका अर्थ लोगों को समझाएं। देखिए, मेरा मानना है कि आपका जीवन है वो एक ही बार आपको मिलता है, और ये कितना बहुमूल्य है इसके महत्व को समझना पड़ेगा। और वो जो सैनिक शहीद हुआ है, उसने अपना जो सबसे मूल्यवान चीज थी वो देश के लिए न्यौछावर किया है। कोई देखिए, पूरी दिन में विश्व में जो जद्दोजहद चल रही है, वो एक नाम के लिए, सम्मान के लिए, और आपके अपने जीवन काल में वो सपने को आप देखना चाहते हैं। और वो सपना जो बीच में ही अधूरा रह गया, उसके लिए वो उसका डिटर्मिनेशन देखिए, जो शहीद हुआ है, कितने सारे सपने अधूरे रह गए। तो अल्टीमेट, जैसे इसी को बोलते हैं सुप्रीम सैक्रिफाइस, जान से बड़ी चीज कुछ होती नहीं है। और इसी जान को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद पूरे विश्व में चल रही है। हर आदमी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहा है, एक स्टेट दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहा है। वजह क्या है? ये एक जान। और जब वो आप जान की बाजी लगाते हैं, तो उस सोल्जर का, उस सैनिक का आपको कमिटमेंट समझना पड़ेगा, ये अल्टीमेट है। तो लिहाजा जब शहीद होता है, तो जो शहीद उसके उस जज्बे को आपको समझना पड़े। अगर आपने इस जज्बे को समझ लिया, तो आप गलत दिशा में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उस जान की कीमत समझते हैं। हमने अपने साथी खोए हैं, हमने अपने कलीग खोए हैं, हमने अपने हाथों में सैनिकों की जान जाते हुए देखी है। बोला है कि आज ये रात निकाल दो, कल का दिन सुबेरा होगा, और वो सैनिक रात नहीं निकाल पाया। ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों में हमने नौकरी की, और हम जानते हैं इस जान की कीमत, लिहाजा हम इसके लिए बहुत संजीदा है।
और जहां तक उस जवान का सवाल है, उसके लिए पूरा देश देखे न्यौछावर होता है उसके फैमिली को देखने के लिए, लेकिन उसमें एक और स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। इस समाज को समझना पड़ेगा, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, इस प्रदेश और देश को समझना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जवान अपने सैनिक जीवन में जान की बाजी तो लगा देता है, लेकिन बाकी उसके परिवार के लोग जो उसकी जिम्मेदारियां थी उसका निर्वहन करने के लिए अगर स्टेट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाएगा तो वो किस माध्यम से अपना जीवन निछावर करेगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी मैं मानता हूं, और साथ में उन सारे सैनिकों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने जान की बाजी, अपनी जान निछावर की देश के लिए, और तमाम वो लोग जो कमिटेड हैं इस चीज के लिए। इतनी बड़ी सेना, इतने बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस, सबके सब देखिए, ये चांस की बात है, मौके की बात है, तैयार सारे लोग हैं। कुछ शहीद हो जाते हैं, कुछ इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ सही सलामत वापस आते हैं, लेकिन ये समाज और उस देश की जिम्मेदारी है कि हम उसके परिवार को, उसकी जिम्मेदारी को उठाएं, जिससे कि आगे आने वाले लोगों के लिए एक दिशा मार्ग की तरह वो काम करे, दिशा निर्देश की तरह काम करे। और तमाम जो लोग इस दुविधा में हैं कि सेना में जाएंगे तो ABCD हो सकता है, वो चिंता से मुक्त हो और अपने आप को रीडेडिकेट करें। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा टॉल ऑर्डर है, और कोई भी सुविधाएं, कोई भी सहायता नहीं अंतहीन नहीं हो सकती, आपको उसके राह पे चलना पड़ेगा। ये मेरी लोग, तमाम समाज से, समाज के तमाम वर्गों से अपील है कि अपनी उस जिम्मेदारी को आप सही निभाएं। ये कॉस्मेटिक वैल्यू पे ना रहें, 26 जनवरी और 15 अगस्त तक ही इसको सीमित ना रख के 365 दिन 24/7 इसको आप अपनी जिम्मेदारी समझें और निर्वाह करें, क्योंकि जवान जो चला गया हो उसने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, उसके सेक्रीफाइस को आप अंडरमाइन नहीं कर बिल्कुल सर, ये चर्चा आज खत्म हो सकती है, लेकिन भारत के शौर्य की कहानियां सदियों तक चलती रहेंगी। और आज इस कार्यक्रम का जो समापन है वो मैं ऐसे करूंगी कि मेरी लिखी हुई कविता है। उद्घोष हुआ नभमंडल में, गई चूल हिल कोलाहल में, वो भेरी बिगुल बजाएगा और शंखनाद हो जाएगा। हो क्षण अवश्य वो संकट का, ले चरित्र खड़ा विषकंटक का, लोचन में अश्रु ना आएगा और शूर व्यथा गीत ना गाएगा। वो लहर लहर लहराएगा, वो फहर फहर फहराएगा। राष्ट्र प्रेम में भक्त स्वतः ही हो निर्भय रुधिर बहाएगा। निश्चय ही वो काल वो आएगा जब नभ भाव शून्य थर्राएगा, और जो विजय ध्वजा फहराएगा वो रणजीत वही कहलाएगा, रणजीत वही आएगा। नमस्कार, आज उन सभी सैनिकों को मैं सलाम करती हूं जो वर्दी में हैं, और उसके अलावा जो वीर जवान हमारे देश के लिए बिना वर्दी के भी काम कर रहे हैं, आज हम उनको सलाम करते हैं। नमस्कार।